ओके, ये किसी बच्चे ने लॉग का डाउट भेजा है, तो मैं बता दे रहा हूं, कोई बात नहीं। देखिए, तो क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट, क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट x टू द पावर log y माइनस log z into y to the power log z माइनस log x, और मल्टीप्लाई में और भी है, मल्टीप्लाई में है इंटू z करके log x माइनस log y। ये प्रूफ करना है कि ये 1 के, हमें ये प्रूफ करना है कि ये वैल्यू जो होगी ये 1 के इक्वल आएगी। ये हमें प्रूफ करना है। ये आपका जो असाइनमेंट है उसमें से ये क्वेश्चन है, तो जो आपको बुकलेट मिली हुई है ये उसी का ही क्वेश्चन है। ये किसी का नहीं हो पाया है तो उसने मेरे को भेजा है कि करके बता दीजिए। तो बेटा जो प्रूफ करना है उसको सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, उसको हम ए मान लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, जो प्रूफ करना है उसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ए आपका क्या हो गया, ए आपका हो गया बिल्कुल वही स्टेटमेंट, उसको हम दोबारा लिख देते हैं। दिस इज log y माइनस log z इंटू वाई टू द पावर log z माइनस log x इंटू z टू द पावर log x माइनस log y। ये है आपका। इसके बाद क्या करो बच्चों, इसमें ऐसा करो, उसको करने के लिए इसमें दोनों तरफ आप log ले लीजिए। इसमें टेकिंग log बोथ साइड्स लिख करके दोनों तरफ आप log ले लीजिए। जब आप दोनों तरफ log लेंगे तो ये बन जाएगा log a, और अगर हम बेस कुछ नहीं बोल रहे हैं तो बेस का मतलब यहाँ पर 10 होगा, तो log a टू द बेस 10। अब log के अंदर ये तीन क्वांटिटी होंगी, यानी कि ये बन गया log a, ये बन गया b और ये बन गया c। तो log abc क्या होता है, वो होता है log a प्लस log b प्लस log c, ठीक है। यानी log x टू द पावर log y माइनस log z प्लस log y टू द पावर log z माइनस log x प्लस log z टू द पावर log x माइनस log y। ये हो गया, ठीक है, log x माइनस log y। तो ये अभी किसी बच्चे का डाउट है, उसी को ही हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं, ये आपके असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे log a टू द बेस 10। अब प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दीजिए। जब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log m की पावर n, n log m होता है, तो ये पावर बाहर आ जाएगी। जब पावर बाहर आ जाएगी तो ये बन जाएगा log y माइनस log z इंटू ब्रैकेट log x प्लस log z माइनस log x इंटू log y प्लस log x माइनस log y इंटू ब्रैकेट log z। ये हो गया। अब बेटा अगर हम RHS को मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कटपिटा जाएगा और कटपिट के कैंसिल होके 0 आ जाएगा। मतलब RHS में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा log x log y माइनस log x log z प्लस log x log z log y माइनस log x log y, ये सब कैंसिल हो जाएगा। यानी ये क्वांटिटी जो होगी बेटा तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे log की एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 10 की पावर 0, और a इज इक्वल टू 10 की पावर 0 क्या होता है, 1। दैट मीन्स जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी थी उस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैंने a लेट कर ली थी, और a की वैल्यू मेरे को निकालनी थी, और a वैल्यू क्या हो चुकी है, a की वैल्यू है 1। इसका मतलब हमें जो प्रूफ करना था वो हमें आ गया है, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना था उसको मैंने a लेट कर लिया था, तो a की वैल्यू बेटा यहाँ पर 1 आ गई। तो ठीक है, ये जिसका भी डाउट होगा वो उसको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सर यस बेटा बताइए। सर लास्ट स्टेप में आपने जो प्रॉपर्टी यूज की एक बार दोबारा बता दीजिए सर। लास्ट स्टेप में यस सर, बेटा लास्ट स्टेप में देखो बेटा, ये लास्ट स्टेप जैसे लास्ट स्टेप में मतलब ये log की एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी होती है। मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे बेटा ये देखो, जैसे लिखा log a b c, तो इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू b टू द पावर c। ये मतलब होता है a इज इक्वल टू b टू द पावर c। दिस इज एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ log। मतलब log से मैं एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी में मैंने कन्वर्ट कर दिया।
यस सर, दिस इज द प्रॉपर्टी, इसको मैंने यहाँ पर यूज किया। थैंक यू सर। ओके, तो एक बच्चे का भी एक मैसेज आया, जरा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सर किसी इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखा दीजिए। ओके, किसी इक्वेशन को परफेक्ट सर। स्क्वायर बनाना सिखा दीजिए। हेलो ठीक है, यस बेटा बताइए। सर, मैंने आपको लॉग के क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन भेजा था, वो भी बताना। हाँ, लॉग के साथ तुम्हारा मैं क्वेश्चन अभी देखते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अभी देखता हूँ, दोबारा देखता हूँ। हाँ मैंने देख लिया, मैं बता रहा हूँ, ये भी असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ दूसरा भी क्वेश्चन। तो आपका नाम सुमित कुमार है ना बेटा? जी सर। हाँ, तो आपके मार्क्स सबसे ज्यादा थे, शायद आप ही हैं। तो किसमें? टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आप ही के थे? नहीं सर, किसके थे? मेरे नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, वंश के थे शायद। हाँ सर। हाँ, वंश के थे। ओके, तो वंश यहाँ पर है? जी सर। ओके ओके, तो ठीक है। तो ये वाला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, ये एक असाइनमेंट का ही डाउट था, किसी को पूछना हो तो वो हमसे दोबारा पूछ सकता है। अब मैं इस क्वेश्चन को रिमूव कर रहा हूँ और आगे कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैंने आपको एक रिलेशन एंड फंक्शन का सर एक क्वेश्चन भेजा सर, वो एक बार बता देंगे? हाँ हाँ, सब मैं एक एक करके बता रहा हूँ, मैंने मोबाइल सामने रखा है, मैं देख रहा हूँ एक एक करके। सर ये क्लास अभी स्टार्ट हुई है? हाँ हाँ, ये अभी मैंने पहला डाउट सॉल्व किया है, ये पहला डाउट अभी हमने सॉल्व किया है, परेशान मत हो। सर कंफ्यूजन हो गया था ना, 5:30 पे 4 नहीं नहीं, 4 बजे क्लास नहीं थी, वो 5:30 वही बजे ही सर। थी। हाँ हाँ सर, हाँ, हाँ। ओके। अगर आपको ओके, तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। तो ये मैंने रफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं यहाँ पे लिखूं कि मैं आपको डायरेक्टली ही बता दूं? वैसे ये क्वेश्चन जो है ये बता आपकी दीजिए उसका ही है, तो मैं लिख देता हूँ। चलो मैं क्वेश्चन एक बार लिख देता डायरेक्टली। हूँ। देखिए, मैं क्वेश्चन में लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, log n a इंटू log n b प्लस log n b log n c प्लस log n c log n a इज इक्वल टू, एक बड़ा सा पार्ट प्रूफ करना है, वो ये है log n a log n b log n c होल डिवाइडेड बाय log n a b c। ठीक, तो ये बेटा क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये काफी, अगर आप उसको सिंप्लीफाई तरीके से करिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता है ना, tan थीटा cot थीटा में, तो आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं sin थीटा cos थीटा में, फिर LHS इक्वल टू RHS आ जाता है। वैसे ही लॉग में भी होता है, अगर लॉग में कुछ ना समझ में आए तो लॉग को सिंप्लीफाई करिए जितना सिंप्लीफाई हो पाए। तो ये अभी क्वेश्चन हमने देखा है log n अपॉन log a, पहले तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। दूसरा है ये log n अपॉन log b, इस तरह से लिख लीजिए, प्लस log n अपॉन log b, इस तरह से लिखते चले जाइए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की, उसी को मैं यूज कर रहा हूँ कि log a b क्या होता है, log a अपॉन log b होता है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ और मैं लिखते चला जा रहा हूँ। ये हो गया log n अपॉन log c इंटू log n अपॉन log a, ये मैंने लिख दिया। अब बेटा न्यूमरेटर में देखो log n log n log n, ये न्यूमरेटर में log n दो बार सब में आ रहा है, तो आप log n का होल स्क्वायर इस तरह से कॉमन लेके बाहर निकाल दीजिए, फिर ये बन जाएगा बेटा log a log b प्लस log b log c प्लस log c log a। ये मैंने इस तरीके से इसको जनरेट कर दिया एक्सप्रेशन। फिर हम इसके आगे लिखते हैं, ये बन जाएगा log n का होल स्क्वायर ब्रैकेट में। अब इसको क्या करेंगे, इसको आगे सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ही दिख रहा है तो एलसीएम ही लो, और कुछ तो दिख नहीं रहा है। ये हो गया log a log b log c, ये मैंने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर आ जाएगा log c प्लस log a प्लस log b, ये आ जाएगा।
तो अब हमको जो प्रूफ करना है उसकी तरफ भी ध्यान देना, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसी को यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बेटा ऊपर तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, log a प्लस log b प्लस log c, तो ये बन जाएगा log a b c, ठीक है। और नीचे क्या बन गया, नीचे तो वही है, इसलिए तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं डिनोमिनेटर की, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। तो ये यहाँ तक तो हो गया। अब जो हमको प्रूफ करना है उसमें ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में लिखा है log n टू द बेस abc। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जो log abc जो आपका अभी प्रेजेंट टाइम में न्यूमरेटर में अपीयर हो रहा है, इसको आपको डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा शायद, सर। है ना? यस बेटा। सर आपकी थोड़ी आवाज कट कट के आ रही सर। मेरी आवाज बेटा, मेरे पास नेटवर्क एकदम पूरा चालू है, और कोई चीज दोबारा पूछनी हो तो बताओ, हम दोबारा बता सकते हैं। क्लियर आ रही है सर। हाँ, तो मेरा नेटवर्क यहाँ पे एकदम पूरी तरीके से फुल ऑन है। अगर कोई देखो दोबारा चीज पूछनी हो तो आप दोबारा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे कोई चीज ना क्लियर हो तो आप हमसे दोबारा पूछिए। तो बेटा यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में जो हमको प्रूफ करना है उसमें डिनोमिनेटर में है log n टू द बेस abc, तो उसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो वो अपीयर हो जाएगा। आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पे काम आप ये कर लीजिए कि आप log n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, यानी कि log n से एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड कर दीजिए, मतलब इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख लीजिए। आप ऐसा करिए, इसको ऐसे लिखिए, log n अपॉन log a, ठीक है। ये देखो मैंने एक log n का होल स्क्वायर है ना, उससे एक log n निकाल लिया और log a को दे दिया, फिर एक log n का होल स्क्वायर है, फिर से लिख दिया, तो ये बन गया log b, और फिर से एक log n, फिर से एक मैंने जबरदस्ती अपीयर करा दिया और उसको log c को दे दिया, और जबरदस्ती अपीयर कराया है तो मेरे को उसको डिनोमिनेटर में भी डालना पड़ेगा। ये मैंने डिनोमिनेटर में डाल दिया और log abc के साथ एडजस्ट कर दिया। अब ध्यान से देखो, जो आपको प्रूफ करना है वो प्रूफ हो चुका है। जिस बच्चे ने पूछा है वो बच्चा देखे, जो आपको प्रूफ करना है वो अपीयर हो चुका है, क्योंकि इसके बाद हम वही स्टेप लिखेंगे जो आपको प्रूफ करना है। हाँ सर, समझ गया। इसके बाद हम वही स्टेप लिखेंगे जो आपको प्रूफ करना है, तो हम वही स्टेप यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर कट यहाँ पे नजर आए। तो ये मैं वही स्टेप आपके सामने लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा log n a log n b, ये इसके बाद का स्टेप है, log n c होल डिवाइडेड बाय log n abc। अब किसी बच्चे को ये ना क्लियर हो तो हमसे पूछ ले दोबारा, जो मेरे को प्रूफ करना था वो मैं यहाँ पे प्रूफ कर चुका हूँ। जो मेरे को यहाँ पे प्रूफ करना है वो मैं यहाँ पर प्रूफ कर चुका हूँ। तो दिस क्वेश्चन इज रफ, ओके, तो ये मैंने क्वेश्चन रफ कर दिया। तो नेक्स्ट आपका डाउट है, ओके, मैं नेक्स्ट डाउट आपका लिख रहा हूँ। तो ये आपका एक सेट ए दिया है, उस सेट ए है आपका 1,2, और सेट बी दिया है, वो दिया है 1 2 3 4, और सेट सी दिया है आपका 5,6, ये दिया। डी भी दिया है, ओके, डी भी दिया है, डी आपका दिया है 5 6 7 8। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको करना है वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट वो है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ओके, तो बेटा मैं इसको कर देता हूँ, तो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ओके, सॉल्यूशन में इसका स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों इसमें देखो कि LHS में क्या है आपके पास। LHS में आपको B इंटरसेक्शन C निकालना है। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि B और C में कॉमन एलिमेंट्स देखने। तो बेटा इसमें B और C में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, फाई एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं। तो बेटा अगर हम A क्रॉस B इंटरसेक्शन C लेंगे, ध्यान से देखो बेटा, अगर हम A क्रॉस B इंटरसेक्शन C लेंगे
तो ये तो फाई आएगा, ये कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम ए का फाई से मतलब आप समझ गए होंगे कि मतलब 1,2 का क्रॉस करेंगे फाई के साथ, तो ये कुछ भी नहीं है, फाइव फाइव ठीक है ना। तो तब मतलब कुछ ए नहीं। क्रॉस फाई मतलब ये फाई होता है रिजल्ट, मतलब इसको कुछ कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, नल सेट इसको कहते हैं। ये जिसका डाउट है वो पहले आराम से समझ ले, क्योंकि बी और सी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए हम ए का जब फाई से क्रॉस लेंगे तो आपका रिजल्ट जो होगा वो फाई आएगा, यानी कि नल सेट आएगा। अब बेटा हम आरएचएस देख लेते हैं। आरएचएस में क्या है, पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा तभी हम कुछ बता सकते हैं। तो बेटा ए क्रॉस बी अभी हम निकाल देते हैं तुमको। ये होगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, अब 2 के साथ 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, ये हो गया बेटा, ये ए क्रॉस बी हो गया। ओके, ए क्रॉस बी के बाद आप ए क्रॉस सी निकालिए, ए क्रॉस सी। ओके, अब हम ए क्रॉस सी निकाल लें, तो ये ए और तो स्टार्ट करते हैं। 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, ये हो गया ए क्रॉस। अगर हम देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, तो मेरे ख्याल से एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि नहीं आएगा तभी ये वेरीफाई हो पाएगा। तो हाँ, कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं हो पा रहा है, तो ये मतलब ये इक्वल हो गया, ठीक है एकदम। तो हम लिखते हैं आपका आरएचएस, आरएचएस है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो ये क्या आएगा, नल सेट, मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो आपका मैं फर्स्ट पार्ट कर चुका हूं, दिस इज फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है। जिस बच्चे ने फर्स्ट पार्ट पूछा था, ये सेकंड पार्ट अपने करने जा रहा हूं। सेकंड पार्ट है, लिखा है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रॉस। सर यस बेटा बताइए। सर ये जो आपने सर फर्स्ट वाला प्रूफ किया सर, हाँ, अगर सर बिना एग्जांपल के करें कि ए बी सी डी कोई सेट ना ले, तब प्रूफ कैसे करेंगे वो बता दीजिए। नहीं ये बेटा ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बिना उसके कैसे करेंगे, ये तो दिया ही होना चाहिए। नहीं सर, जैसे बस यही स्टेटमेंट लिख के आ गई कि वेरीफाई करो बस। नहीं नहीं, बिना एलिमेंट्स के हो ही नहीं सकता, जब एलिमेंट्स होंगे तभी तो हम कनेक्ट कर पाएंगे। ये बिना एलिमेंट्स के नहीं हो सकता, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है। जब तक एलिमेंट्स नहीं गिवन होंगे तब तक हम कर ही नहीं सकते, तो हमको एलिमेंट्स को यूज करना ही पड़ेगा। ये बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं जो आप सोच रहे हैं, ठीक है ना। आपको उस टाइप के क्वेश्चन मैं करा दूंगा एक दो, अभी वेट करो। ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये तो सिंपल सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट मैं करता हूं उसका पार्ट, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी, चलिए देखिए, ए क्रॉस सी निकालिए भाई। ए क्रॉस सी, तो ए कहाँ है ये और सी कहाँ है ये, तो ए क्रॉस सी तो अभी मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है। ओके, ए क्रॉस सी मैं देख के ही लिख देता हूँ। तो ये 1,5, 1,6, 2,5, 2,6 दोबारा निकाल लिया। फिर क्या है, दोबारा वाले पार्ट में बी क्रॉस डी चाहिए, फिर बी क्रॉस डी निकालिए, क्योंकि आपको प्रूफ करना है कि ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का, ये वेरीफाई करना है कि नहीं है। ओके, तो बी क्रॉस डी निकालते हैं। तो बी क्रॉस डी निकालिए भाई, काफी बड़ा सा है। चलिए मैं लिखता हूं, तो 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 हो गया। अब 2 के साथ 2,5, तो काफी बड़ा है भाई। तो इसको अपने आप भले आप लिख लीजिए, बी क्रॉस डी अपने आप लिख लीजिए, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, ठीक है। उसके बाद 3,5, ऐसे करके ये चलता चला जाएगा। और जब आप क्लियर कट देखेंगे तो ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में मौजूद है। इसका मतलब ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है। तो इसका आंसर हो गया यस, ये है सबसेट। तो इसका आंसर है यस, ये सबसेट है। इसका आंसर है यस, ये सबसेट है।
तो ये जिस बच्चे का डाउट था उसको क्लियर हो जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको टफ मत बनाइए, इजी क्वेश्चन। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ तो गया होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं साथ में, जरा ध्यान से देखिएगा। तो उसको मैं रफ कर देता हूं। तो जिस बच्चे ने अभी आवाज निकाली थी, मेरे को पता नहीं कौन है, वो जरा ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन है, फॉर ऑल सेट्स A, B and C is A minus B intersection C minus B is equal to A intersection C minus B. Justify your answer. It is right or wrong. ये इसके इक्वल हो सकता है और नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है, justify your answer. It is right or wrong, yes or no. तो बेटा मेरे ख्याल से आप इस तरह का क्वेश्चन कह रहे थे करने के लिए, तो ये क्वेश्चन वेन आप कर डायग्राम सकते। से कर दे कैसे बेटा? सब वेन डायग्राम से कर दे। हाँ हाँ, आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, सब चलेगा। सर यस बेटा सर, बताइए। हाँ सर जैसे ए बी सी और इन सब में कोई ना कोई वैल्यू लेके कर दें सर, एलिमेंट्स अपने हिसाब से एक दो एलिमेंट कर। हाँ हाँ, मैं एक जो प्रॉपर तरीका होता है करने का वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मेरे को पता नहीं आपने कैसे करते हो, लेकिन मैं एक प्रॉपर तरीका आपको करके दिखा रहा हूँ, वो आप समझो। जो जैसे ए में 1 2 ले लिया, बी में 2 3 ले लिया, ऐसे करके दोनों तरफ बराबर हाँ, लिया। बिल्कुल भी कर सकते, बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं। ये एलिमेंट्स लेने वाला मेथड जो होता है ना, ये एकदम इमरजेंसी मेथड होता है, जब कुछ भी ना आए। ये जो एलिमेंट्स लेके आप लोग करते हैं इसमें 1, 2, यस बेटा बताइए। सर वेन डायग्राम को ट्रायंगल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेन डायग्राम को ट्रायंगल फॉर्म में? यस सर, जो बुकलेट मिली थी उसमें ऐसे एग्जांपल था। अच्छा, तो मैं उसको देख लेता हूँ बेटा, वेट करो अभी। चलो पहले हम ये क्वेश्चन कर लें। तो बेटा ये वेन डायग्राम को ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करना, ये आपको पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया अभी? तो पढ़ाया गया सर, ट्रायंगल को बी से डिवाइड कर लेते हैं, एक साइड ए ले लेते हैं, एक साइड बी ले लेते हैं, और सर फिर उसे वैसे ही सर्कल की तरह जस्टिफाई कर देते हैं। अच्छा अच्छा, आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 बेटा, ओके ठीक। तो हम लोग ये क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। तो है इसमें सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट, ध्यान से देखो, यहाँ पे सभी बच्चे देखें, यहाँ पे सभी लोग देखो ध्यान से, क्योंकि सब लोग आप अपना अलग अलग मेथड बता रहे हो, मैं एक जनरल मेथड बता रहा हूँ जो आपको ज्यादातर करना होता है। चलिए देखते हैं। तो बेटा हम यहाँ पर कोई एलिमेंट मान लेते हैं x, कोई एलिमेंट मान लेते हैं स्मॉल x, ठीक है। अच्छा, आप ये तो समझते हैं ना कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है? a माइनस बी का मतलब होता है कि a में से b के कॉमन एलिमेंट हटा दो और बाकी बचे हुए जो भी एलिमेंट a के हैं उनको लिख दो। लो, एक बच्चे का डाउट आ भी गया, ठीक है मैं बताता हूँ, वेट करो बेटा। तो बेटा हम जो मेरी बातें अभी बता रहे हैं, इतनी जल्दी मत बचाओ, हम जो अभी बता रहे हैं उसको पहले ध्यान से सुनो। a माइनस बी का मतलब होता है कि a में से b के कॉमन एलिमेंट हटा दो और बचे हुए एलिमेंट्स a के लिख दो, ये मतलब होता है। और बेटा इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि अगर हमने a इंटरसेक्शन b लिखा है तो जो एलिमेंट a में होगा वही एलिमेंट b में भी होगा, तो ये उसका मतलब होता है। तो बेटा अगर आप ध्यान से सिर्फ हमारी बात सुनिए, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन भी अगर ढंग से समझ जाते हैं तो आपको कई सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन खुद ही समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है a माइनस बी इंटरसेक्शन c माइनस बी, यानी a माइनस बी भी कोई सेट है, c माइनस बी भी कोई सेट है, और हमने उनका इंटरसेक्शन लिया है।
इंटरसेक्शन का मतलब हमने वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो a माइनस बी में भी मौजूद है और c माइनस बी में भी मौजूद है। तो मेरे ख्याल से आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो अगर हम कोई x एलिमेंट लेते हैं और अगर हम कहते हैं x एलिमेंट बिलोंग करता है a माइनस बी में, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, वही x एलिमेंट किसको भी बिलोंग करेगा बेटा? c माइनस बी को भी बिलोंग करेगा। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होनी चाहिए आप सबको। जो एलिमेंट a माइनस बी को बिलोंग करेगा वही एलिमेंट c माइनस बी को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि आप इनका क्या ले रहे हैं? इंटरसेक्शन। और अभी बेटा हमने बताया कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है। a माइनस बी का मतलब होता है कि इसमें x तो a से बिलोंग करेगा, लेकिन x जो होगा वो b से बिलोंग नहीं करेगा। ये इसका मतलब होता है a माइनस बी का। ये क्लियर कट मतलब होता है जो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के 4 बार बता रहा हूँ कि a माइनस बी का मतलब होता है। यस बेटा बताइए। सर जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं हाँ सर, इसी मेथड से करके और x बिलोंग्स टू b कॉमन लेकर सर कर दे तो आंसर आ जाएगा। हाँ आप करके देखो बेटा, कॉपी में करो, आ जाना चाहिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, x बिलोंग टू c, x c को बिलोंग करेगा, एंड x नॉट बिलोंग टू b, क्योंकि मैंने क्या बताया कि c में से b के एलिमेंट हटा दो तो x c को तो बिलोंग करेगा लेकिन b को बिलोंग नहीं करेगा। तो ये मैंने जो सेकेंड स्टेप लिखा है ये आपको क्लियर होना चाहिए। अभी आप लिखिए नहीं, आप हमारी बात सुनिए पहले, क्योंकि आप कई सारे क्वेश्चन जल्दी में लिख लेते हैं, आप समझते नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन भी बहुत प्रॉपर लिखना सीख जाते हैं तो आप हर बार नोटेशंस यूज करके सारे क्वेश्चंस कर लग सकते हैं। ओके, अब हम अगर जो हमने सेकेंड स्टेप देखा है तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या देखा कि x a को भी बिलोंग कर रहा है, x c को भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन वही x b को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये एक ही x है, मतलब ये x a को भी बिलोंग कर रहा है और यही x c को भी बिलोंग कर रहा है, और यही वाला x सेम x b को बिलोंग नहीं कर रहा है। ये बात आपको थर्ड स्टेप में क्लियर होनी चाहिए कि मैं ये स्टेटमेंट बोल कैसे रहा हूं और उनको मैथमेटिकली लिख कैसे रहा हूं। इसका मतलब जो हमें प्रूफ करना है हम उसी के फेवर में हर बार बात करते रहते हैं, क्योंकि मैंने a और c को इसलिए कलेक्ट कर लिया क्योंकि RHS में a और c का इंटरसेक्शन है, और a और c का इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए जो a में भी हो और c में भी हो। दैट मीन्स इस वाले स्टेटमेंट को हम जो फोर्थ लाइन लिख रहे हैं उसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन c, क्योंकि x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू c, तो एंड का मतलब हम क्या लिख सकते हैं? उनका इंटरसेक्शन माइनस, और यही ये एलिमेंट b में नहीं है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे? माइनस b। इसका मतलब ये जो थर्ड लाइन है उसको हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन c को माइनस b को। और बेटा ये आपके सर ने सिखाया होगा कि अगर हमें किन्हीं भी दो सेट्स को इक्वल दिखाना होता है, जैसे अगर आपको कम समझ में आता है तो हम यहाँ पे लिखे देते हैं कि मान लीजिए आपका सेट A है 1 2 3 और B सेट भी आपका 1 2 3 है, तो बेटा आप क्लियर कट यहाँ पे क्या कहते हैं? आप कहते हैं A B का भी सबसेट है, और ये भी कह सकते हैं B भी A का सबसेट है। तो ऐसे केस में A और B क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो बेटा अगर आपने अभी LHS को RHS के इक्वल दिखाया है तो RHS को भी आप LHS के इक्वल दिखाएंगे, तब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब अगर LHS RHS का सबसेट है और RHS LHS का सबसेट हो जाए तो ये दोनों सेट्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो ये 4 लाइनें लिखने के बाद कहते हैं क्वेश्चन हो गया। नहीं भैया, ये 4 लाइनें लिखने के बाद क्वेश्चन नहीं हुआ है। अभी आपने लेफ्ट वाले को राइट हैंड साइड वाले का सबसेट दिखाया है, अब आप राइट वाले को लेफ्ट वाले का सबसेट दिखाइए, तभी तो आप कहेंगे कि ये दोनों सबसेट्स आपस में क्या है? इक्वल है। ओके, आपको ये मेरी बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत तसल्ली से बता रहा हूं और बहुत धीरे धीरे लिख रहा हूं। कोई अभी भी समस्या हो तो पूछो, लेकिन लिखने का प्रॉपर वे यही होता है। अब मैं 5वीं लाइन लिखने जा रहा हूं, जो मैं अभी बोला था वो मैं 5वीं लाइन में एक्सप्रेस करना चाहता हूं
मैं अब लिखना चाहता हूं फाइनली कि a माइनस बी, ओके मैं लिखना चाह रहा हूं a माइनस बी इंटरसेक्शन c माइनस बी इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन c माइनस b। ये अभी हमने प्रूफ किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से RHS लेंगे और उसको LHS का बराबर लाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लिखेंगे नाउ कन्वर्सली, कन्वर्सली मतलब हम उल्टा करेंगे। भाई ध्यान से देखो, अगर आप एक क्वेश्चन भी ढंग से समझेंगे तो आगे के क्वेश्चन आपको खुद समझ में आएंगे। एक भी नहीं समझेंगे तो सही से आएगा नहीं आपको समझ में। अगर आपको कम समझ में आए तो आप बताइएगा, हमारी दोबारा क्लास लगवा दीजिएगा, हम दोबारा पढ़ा देंगे फिर से, लेकिन आप इसी में समझने की कोशिश करिए। ओके अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट, अब हम कोई नया एलिमेंट मान लेते हैं कि नया एलिमेंट क्या है, y, और y किसको बिलोंग करता है, a इंटरसेक्शन c माइनस b। तो अब हम RHS को लेके कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैंने क्वेश्चन LHS को लेकर के बिगनिंग की थी तो मैंने RHS ले आया, अब RHS को लेके कर रहे हैं तो मैं LHS को लेके आऊंगा, तब ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे का सबसेट बन जाएंगे। ओके बेटा अभी वेट करो, बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर ले, हम सबके बता रहे हैं, वेट करो। ओके तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, अगर मैं क्वेश्चन समझ में नहीं आता है हम लोग को तो हम क्वेश्चन को बोलना चालू करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ a इंटरसेक्शन b का, a इंटरसेक्शन b का मतलब हुआ कि y बिलोंग करता है किसको, a इंटरसेक्शन c को, लेकिन y बिलोंग नहीं करता है किसको, b को। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और इंटरसेक्शन का मतलब अभी हमने और भी बताया था कि इसका मतलब ये होता है कि ये y एलिमेंट a में मौजूद है और यही y एलिमेंट c में भी मौजूद है, ठीक है, और एंड ये y एलिमेंट b में मौजूद नहीं है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बेटा हम इस बात को और कैसे लिखेंगे, हमारी कोई सेटिंग नहीं है, हमने RHS लिया, हम LHS के बराबर लाना चाहते हैं। अब देखो LHS लाना है तो LHS में क्या लाना है, हमें LHS में लाना है a माइनस बी इंटरसेक्शन c माइनस, ये चाहिए, यानी a के साथ हमको b चाहिए। तो हम अपना स्टेटमेंट फेवरेबल कैसे बनाएंगे, हम इसको लिखेंगे y belong to a and its same y not belong to b। देखो मैंने लिख लिया वैसे ही, जो हमको प्रूफ करना है हमने उसी तरीके से लिखना चालू कर दिया, अपने मन से कुछ नहीं लिख रहा हूं, जो प्रूफ करना है उसी को मैं देख रहा हूं, तभी तो हमको पता पड़ेगा कि हम नेक्स्ट स्टेटमेंट किस फेवर में लिखें। y belong to c and y is not belong to b, ये बात अब आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद वाला नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा जो आना था वो आ चुका है, y a को बिलोंग करता है यानी b को बिलोंग नहीं करता है, यानी y किसको बिलोंग करता है इसमें, a माइनस b को, एंड y c को बिलोंग करता है, b को नहीं बिलोंग करता है, इसका मतलब y किसको बिलोंग करता है, c माइनस b को। ओके तो बेटा आपको जो प्रूफ करना था वो आप ला चुके हैं, जो आपको प्रूफ करना था वो आप ला चुके हैं। क्या ला चुके हैं, LHS, पहले आपने LHS को RHS का सबसेट दिखाया, अब RHS को आप LHS का सबसेट दिखा रहे हैं। तो देखिए मैं ले आया उसको, तो मैं आगे इसको लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैं इसको लिखना चाहता हूं आगे, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा y बिलोंग टू a माइनस b इंटरसेक्शन c माइनस b। ये देखो मैंने लिख दिया। ओके देखो भाई मैंने लिख दिया इसको, जो मेरे को चाहिए था वो मैंने लिख दिया। अब मैं क्या लिखूंगा कि मैंने a माइनस b, सॉरी मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था a इंटरसेक्शन b। ओके तो मैंने a इंटरसेक्शन b लिया था माइनस c, और उसको मैंने सबसेट दिखा दिया। किसका सबसेट दिखा दिया, a माइनस b इंटरसेक्शन c माइनस b, ठीक है। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन 2। तो बेटा इन शॉर्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ध्यान से देखिए, आपका प्रूफ हो चुका है।
क्योंकि मैंने LHS को एक बार RHS का सबसेट दिखाया और RHS को LHS का सबसेट दिखाया, इसका मतलब अब ये दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 A minus B intersection C minus B is equal to A intersection C minus B। तो ये बच्चों ये प्रूफ हो चुका है। तो हमने बहुत देर तक आपको समझाया है कि इसको इंग्लिश में कैसे बोले, हिंदी में कैसे बोले और उसको मैथमेटिकली कैसे कन्वर्ट कर लें। तो आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको ये सब पता होना चाहिए कि A माइनस बी क्या होता है, B माइनस ए क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। ये आपको पता होगा तो आप जल्दी समझ सकते हो, लेकिन ये नहीं पता है तो फिर दिक्कत आएगी। A माइनस बी तो आपको पता होना चाहिए ना। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, मैं और भी देख लेता हूं। तो मैं कुछ और भी देख लेता हूं। ये सबने नोट कर लिया होगा। ओके, एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि सर क्या लिखा है भाई, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखा दीजिए। बता देते बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सर किसी क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखा दीजिए, बता देते हैं, इसके बाद हम बता रहे हैं। ओके, हम इसको रफ कर देते हैं। इस क्वेश्चन को हम रफ कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने रफ कर दिया है। तो बेटा ये डाउट ऑफ इनइक्वालिटीज का है, छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसे लिखा रहता है एग्जाम में, सॉल्व ऐसे लिखा होगा एग्जाम में, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब बेटा यहाँ पर एंड का मतलब क्लियर रखो, एंड का मतलब ये होता है कि इन दोनों इनइक्वालिटीज को आपको एक साथ सॉल्व करना है। एक साथ का मतलब जो x आपको पहली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता हो, वही सेम x आपका दूसरी इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब दोनों में x कॉमन है। कॉमन का मतलब आपका जो भी सॉल्यूशन सेट निकल के आए दोनों से, आपको कॉमन x लेना पड़ेगा, यानी उन सॉल्यूशन सेट का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैं देख लेता हूं, ये लिखा है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, इसको आप जानते हैं सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसको नंबर लाइन पे हम अरेंज कर लेते हैं, माइनस 3 प्लस माइनस प्लस। तो ये बेटा हो जाएगा x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। फाइनल आंसर भी यही है। यस बेटा, फाइनल आंसर भी यही है। फाइनल आंसर भी यही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब दूसरी इनइक्वालिटी को जब हम बेटा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और इसको जब हम नंबर लाइन पे अरेंज कर लेंगे प्लस माइनस प्लस, यानी x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अब बेटा अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन लेने पर आपका फाइनल आंसर निकल आए। और इंटरसेक्शन लेना मेरे ख्याल से आपको आता होगा, और नहीं आता वो भी, आप बिगिनर है तो वो भी हम आपको अलग से बता देते हैं, आप समझ लो, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले ये माइनस थ्री है, तो आपका रीजन क्या है, माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 और 3 से इंफिनिटी, ठीक है।
ये +3 है। उसके बाद क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 1, तो 1 यहाँ पर कहीं होगा और 2 भी यहाँ पर कहीं बगल में ही होगा, क्योंकि -3 के आगे 1 होगा और 2 होगा। तो अगर हम ये कॉमन रीजन में, तो ये सॉल्यूशन सेट ये है माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, फिर 2 से लेके इन्फिनिटी। अब बेटा अगर हम इसका कॉमन रीजन लेंगे तो कॉमन रीजन आपको क्लियर कट नजर आ रहा होगा कि ये -3 तक कॉमन है ना, और ये 3 से लेकर के कॉमन है। तो इसका आंसर बेटा आ गया, जो बच्चे बता रहे थे वही है, माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो साक्षी हो सकता है हम आज आपका डाउट न क्लियर कर पाए, लेकिन मैं आपको लेटर ऑन क्लियर कर दूंगा। तो बेटा ये हमने इसको बता दिया कैसे करना है। अभी मैं एक वेन डायग्राम को आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा। मेरे को डाउट लग रहा है कि मेरे को लग रहा है वही क्वेश्चन आप लोग को नहीं आता होगा, शायद उसमें अटक रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। इस क्वेश्चन को मैं रफ कर दे रहा हूं। भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाना हम सिखा दें, चलो भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाना हम सिखा देते हैं। ओके बेटा, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। जब आप क्लास 10th में थे तो क्लास 10th में था सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बना के उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर बना के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खुद से सॉल्व करिए, आपसे हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने, तो आज हम आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक सिखा देते हैं, आप तुरंत बना लेंगे, आपको एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बेटा ध्यान दो, ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर। और बेटा ये देखो, ये 2ab वाला टर्म है, और ध्यान से देखो ये 2ab वाला टर्म कैसा है, माइनस का है। कभी भी 2ab वाला टर्म अगर माइनस का हो तो यहाँ पे 100% a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और 2ab वाला टर्म अगर प्लस का हो तो बेटा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, तुम ये तो क्लियर कर चुके हो कि a की जगह x है, 2 की जगह 2 होता है, और b की जगह पता नहीं, तो 2ab 2 होता है, a की जगह x है, b हमको पता नहीं। लेकिन हमको ये बात क्लियर है कि 2ab की जगह क्या है, 3x। तो बेटा यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 3/2। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। ओके, तो बेटा यहाँ क्लियर कट बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो 2ab आपका 3x है, वही वापस आ गया आपके पास, प्लस 2। अब देखो बेटा यहां पर जिसने ये पूछा है, देखो बेटा ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये लिखा हुआ है, ठीक है, 2 वाला टर्म ये लिखा हुआ है, 2ab वाला टर्म बेटा ये लिखा हुआ है, और ये 3/2 का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा है। तो बेटा ये जो एक्स्ट्रा आ गया है, तो मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मैंने उसको माइनस कर दिया, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ गया है, मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दिया। अब बेटा यहां से यहां तक देखो क्या बन गया, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9/4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 8 माइनस 9, यानी -1/4 उधर जाके +1/4 हो जाएगा। बेटा जिसने पूछा था वो देख ले बेटा, मैंने इसको बना दिया परफेक्ट स्क्वायर, और इसके आगे आपको पता है आप कैसे सॉल्व करते हैं। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व करते हैं और एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व करते हैं, तो आपके पास बेटा आपका आंसर निकल आता है। तो यहां से एक बार x की वैल्यू आएगी 2 और एक बार x की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तो ये जिसका भी डाउट था वो अपना क्लियर कर ले।
जल्दी से कोई काम नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, जिसको नहीं आया है वो अपना क्लियर कर ले डाउट। जिसको नहीं आया है वो आराम से अपना डाउट क्लियर कर दे। सर यस बेटा बताइए। सर ये 1/4 होगा कि 1/2 होगा? हाँ 1/2 होगा, मैंने लिख दिया है 1/2 कर लो इसको, स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 ही, ठीक है। तो मैं अब इसको रिमूव कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अजीब टाइप का है, ये किसी बच्चे ने भेजा है, कह रहा है कि सर ये हमको समझ में ही नहीं आ रहा कैसे फिरा है ये। ओके, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन है आपका 1/√x माइनस मॉड x। ये सब आप लोग ने किया है कि नहीं किया है? इस फंक्शन की डोमेन अगर किया है तो तुरंत बता दो भाई क्या है। अगर किसी को डोमेन के क्वेश्चन आते हैं तो वो तुरंत बता दे इसका आंसर क्या आएगा। देखिए अच्छा किससे पूछते हैं, कोई बताओ भाई। डोमेन तो सभी लोगों ने की रखी है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ऐसा करिए कि सर सबसे कोई भी पहले नहीं, फाइव हाँ yes, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं आएगी डोमेन, यस कोई भी नहीं आएगी। लेकिन ये अभी बहुत बच्चों को क्लियर नहीं है, पता नहीं क्यों। चलो मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और अंडर रूट में है तो ये बात ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन 0 कभी नहीं होगी, ठीक है। अब बेटा आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, ये इक्वेशन कब कब ट्रू होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर, भैया डोमेन का मतलब तो यही होता है ना कि फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, तो यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने 0 नहीं लिया, सिर्फ पॉजिटिव लिया है क्योंकि अंडर रूट में है। तो बेटा आप पहली कंडीशन क्या लिखते हैं? अगर आप पहली कंडीशन लिखते हैं तो आप कहते हैं अगर मॉड का नंबर पॉजिटिव होता है तो हम क्या लिखते हैं, उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन करते हैं। तो अगर आप मॉड उसका पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे तो आएगा 0 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या ये ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। यानी पहले केस से कुछ भी नहीं आया, जब x पॉजिटिव था तो कोई भी रिजल्ट आपका नहीं आया। दूसरा केस लेते हैं, मॉड के नंबर का नंबर, मॉड के अंदर की चीज एक बार पॉजिटिव लेते हैं एक बार नेगेटिव लेते हैं। पॉजिटिव लिया तो कुछ भी नहीं आया, नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव लेंगे तो ये मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 2x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब x ग्रेटर देन 0। अब बेटा x ग्रेटर देन 0 का अगर हम x लेस देन 0 से इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ नहीं आएगा, 5 आएगा। तो यहां से भी नो आंसर है, ऊपर से भी नो आंसर है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई x है ही नहीं जो उसको सेटिस्फाई करे। इसका मतलब इस फंक्शन की डोमेन है ही नहीं, कुछ कोई भी डोमेन नहीं है इसका, ठीक है। तो उसका आंसर 4 ऑप्शन थे, उसमें चौथा नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है भाई, जिसको नहीं क्लियर हुआ है वो अपना देखे। जिसको नहीं क्लियर हुआ है वो अपना समझ ले। ठीक है, ये आप लोग को सबको क्लियर हो गया होगा काफी अच्छे तरीके से। अच्छा, मैं अब यहाँ पर एक बात सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस लगाए हैं जिसमें ये लिखा हुआ है each set XR contains 5 elements and each set YR contains 2 elements, किया हुआ है? हाँ सर। ओके, अच्छी बात है, किया हुआ। कौन सा? ठीक है, अब हम वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन एक बच्चे कौन ने सा भेजा हुआ क्वेश्चन पहले बोल रहे थे? बेटा एक XR YR करके है, क्लास में आपकी शायद कराया गया होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है each set XR contains 5 elements
and each set YR contains 2 elements. If each elements of S belong to exactly 10 of the X हाँ are, सर ये हुआ है। ये Okay. किया है सर, हाँ सर किया है। ठीक ठीक, गुड। वो यूनियन लगा के ना। हाँ हाँ हाँ, यूनियन लगा के, बड़ा हाँ सा यूनियन सही है। उसमें लगाते हैं, हाँ बड़ा सा यूनियन देख के बच्चे कंफ्यूज रहते हाँ हैं। एलिमेंट की 15 था वैल्यू। आंसर, हाँ ठीक है, ठीक ये है, टेस्ट में भी आया था। ओके, अच्छी बात है। अब मैं एक क्वेश्चन की फोटो खींच ले रहा हूँ पहले, फिर आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप, मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। चलो मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ। तो मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। ओके, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अब वेट करो, वो हमको फोटो खींचनी है, बस मैं रुक जाओ, वो फोटो खींच रहा हूँ, वेट करो। अभी वेट करो सब लोग। ओके, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने आपकी स्क्रीन पे लगाया है, शायद स्क्रीन रोटेट करके उल्टी है स्क्रीन। सर उल्टा है। उल्टी आ रहा है। यस ये सर। एग्जांपल 16 है, उसको देखना है आपको। एग्जांपल 16 एक लिखा हुआ है, ये क्या आपको क्लियर है? ओके, मैं कर देता हूँ। अच्छा वेट करो, मैं कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन का कॉपी कर दीजिएगा। मैं कर दे रहा हूँ, वेट करो। ये क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, वेट करो। एक्चुअली ने ये क्वेश्चन भेजा तो है बच्चों ने, लेकिन ये क्वेश्चन काफी बड़ा है और मैं इसको काफी छोटी तरीके से करता हूँ, लेकिन आप पता नहीं कैसे कर रहे हैं। हाँ रुको सर, रुको, भाई स्क्रीन शेयरिंग ही कर दीजिए। स्क्रीन अब सर ये व्हाइट बोर्ड हटा के स्क्रीन शेयरिंग कर दीजिए। अच्छा मैं कर रहा हूँ, वेट करो। अरे सबको अब अभी व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, तो हम व्हाइट बोर्ड पे लिख करके एक बार आपको समझा देते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए, क्योंकि ऐसे हो नहीं रहा है, अटक जा रहा है बार बार। ओके, तो क्वेश्चन है, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सब लोग ध्यान से सुनिए। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, यानी आपके पास टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं। In a survey of 25 students, it was found that 15 students had taken mathematics. यानी जो 15 बच्चे हैं उसमें से उन्होंने मैथमेटिक्स लिए, यानी कि मैथमेटिक्स वाले बच्चे जो हैं वो 15 हैं। 12 had taken physics, और जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं वो आपके हैं 12। फिजिक्स वाले बच्चे आपके कितने हैं? 12। फिजिक्स वाले बच्चे आपके 12 हैं।
सबको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ओके, तो फिजिक्स वाले बच्चे 12 है और केमिस्ट्री वाले बच्चे 11 है। केमिस्ट्री वाले 11 है। तो कुल मिला के क्वेश्चन है, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry. ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है कि 5 had taken mathematics and chemistry, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है वो कितने हैं? 5. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथ्स और फिजिक्स में कॉमन है, मैथ्स और फिजिक्स में कॉमन है, वो कितने हैं? 9. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है वो है 4. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका. एंड इसके आगे मैं लिख देता हूं, एंड 3 had taken all the 3 subjects. और 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं. तो क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्वेश्चन खत्म हो गया है. टोटल 25 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया है, उसमें मैथ्स 15 बच्चों ने लिए, फिजिक्स 12 बच्चों ने लिए, केमिस्ट्री 11 बच्चों ने लिए. मैथ्स और केमिस्ट्री ये 2 सब्जेक्ट्स 5 बच्चों ने लिए, मैथ्स और फिजिक्स 9 बच्चों ने लिए, और फिजिक्स और केमिस्ट्री 4 बच्चों ने लिए, और 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट्स लिए. अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैड ओनली केमिस्ट्री. 5. यस, 5. अभी हम चेक कर लेते हैं, मैंने आंसर नहीं देखा, इतनी जल्दी आंसर कैसे निकाल लिया. ओके, चेक करते हैं. हाँ, ये बच्चा सही बता रहा, 5. ओनली मैथ्स 4. ओके, तो ये आप वेन डायग्राम से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं सर. ओके, किसी बच्चे को क्लियर नहीं हो क्वेश्चन तो हमसे पूछ सकता है. ये ओनली फिजिक्स 2. ओके, तो मेरे ख्याल से अच्छा मैं पूछ लेता हूँ, देखो किसी को दिक्कत तो नहीं है ऐसी कुछ जो. ओके, हर्षिल तुम्हें क्लियर है क्वेश्चन? यस सर. ओके, महिमा तुम्हें क्लियर है? साक्षी क्लियर है? संपदा क्लियर है? सुमित क्लियर है? वंश क्लियर है? यश क्लियर है? देवांश क्लियर है? याले क्वेश्चन इस टाइप के कर लोगे ना? इस टाइप के क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट हो तो हमसे अभी भी बता दे. इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप अभी भी बता सकते हैं हमको, वरना हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि और भी क्वेश्चंस हैं वो मैं करा देता हूं आपको. ठीक है, लग रहा किसी को भी डाउट नहीं है. ओके, किसी को डाउट नहीं है तो कोई अच्छी बात है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन. इस फंक्शन की रेंज निकालनी है. fx इज इक्वल टू 1 + 3 cos 2x. इसकी रेंज आप निकाल के दीजिए. सभी लोग इस क्वेश्चन की रेंज निकालें. -2 से 4. ओके, -2 से 4 बिल्कुल सही जवाब है. हाँ और सर, किसी का देखो -2 से 4 सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, यही आ रहा है. ओके, बाकी बच्चों की तरफ से जवाब नहीं आ रहा है. सर बता दीजिए एक बार. ओके, -2 से 4. ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को एक बार कर देते हैं. बेटा देखो, ऐसा होता है कि अगर किसी भी एंगल का साइन या कॉस हो, जैसे कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1. तो किसी भी एंगल के साइन या कॉस की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है. ठीक है,
अब हमने क्या किया है, हमें 3 cos 2x चाहिए, तो हम इस पूरी इनइक्वालिटी में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम पॉजिटिव नंबर का इस इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 cos 2x आ जाएगा, और यहाँ क्लियर हो गया, 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो हमने 3 से इस पूरी पॉजिटिव नंबर से इस पूरी इनइक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा हमको क्या चाहिए, 1 प्लस थ्री cos 2x चाहिए, तो हम पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, +1 कर देंगे, हम पूरी इक्वेशन में +1 कर देंगे, हम पूरी इक्वेशन में +1 कर देंगे। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है वो यहाँ पर अपीयर हो गया, यानी fx हमारा अपीयर हो गया। तो देख लो बेटा, जिसको समझना था इसका आंसर आ गया है। ये -2 से 4 के बीच में ही लाई करेगा, ये -2 से 4 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो ये मैंने क्लियर कट आपको बता दिया है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अभी किसी का डाउट आया है, हम दोबारा बता देते हैं। ठीक है बेटा, बता रहे हैं, वेट करो। क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू 9 10 11 12 13। a आपका ये है, एंड लेट f belong to a to n be defined by fn is equal to the highest prime factor of n. Find the range of f. Find the range of f. ये क्वेश्चन है, 3 सबको करना है। 11 13। किसने बताया, वंश ने बताया। 3 5 11 13। ओके, इसका आंसर एकदम ये बच्चे सही बता रहे, 3 5 11 13 है। 3 5 11 13। अच्छा, किसी बच्चे को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटी तो समझनी है, तो अभी हमको बता दो। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करा चुके हैं काफी बार, अगर किसी को अभी भी नहीं क्लियर हो तो मेरे को बता दो, मैं इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको सिखा सकता हूँ। इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये मैं आपको बता सकता हूँ, तो अगर किसी को डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन, हाँ सर, एक मिनट सर, मैं कल कर रहा था तो ग्राफ में एक क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन पूछना है, जैसे 2 इनइक्वालिटी दी है और उसमें कहा है शो दैट दी मतलब सॉल्यूशन जो है वो अनबाउंडेड सेट है। इसका अनबाउंडेड का क्या मतलब है? फिर से रिपीट करो बेटा क्वेश्चन, तुम्हारे पास क्वेश्चन है तो उसकी फोटो खींच के भेजो, फिर से बोलो। नहीं क्या सर, मतलब क्वेश्चन में पूछना है, जैसे क्वेश्चन लिखा है इन 2 इनइक्वालिटी दी हुई है। हाँ, 2 इनइक्वालिटी से बाउंडेड रीजन आप चाहते हैं निकालना, वो आप निकाल लीजिए, लेकिन उसमें उससे पूछा गया आपसे अनबाउंडेड पूछा गया है, तो आप वो रीजन निकालिए। बेटा अनबाउंडेड का मतलब ये हुआ जो आप रीजन शेड करते थे उसको छोड़ करके बाकी रीजन शेड कर दीजिए, तो वो अनबाउंडेड होगा। जो रीजन आप शेड करते थे ना, तो वो उसका सॉल्यूशन सेट होता था, लेकिन वो सॉल्यूशन सेट बाउंडेड रीजन कहलाता था। लेकिन वो अगर आपसे अनबाउंडेड कह रहा है, वो आपसे अगर अनबाउंडेड कह रहा है तो आप अपने सॉल्यूशन सेट को छोड़ करके
बाकी बचा हुआ जो रीजन है आप उसको ड्रॉ कर दीजिए, वो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है सर। ओके, हाँ तो ये वाला क्वेश्चन किसी बच्चे को बताना है? किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो इस क्वेश्चन से मेरे से पूछे, मैं बता दूंगा। यस सर, बता दीजिए। बता दें? ओके, तो यहां पर लिखा हुआ है बेटा Fn इज इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। बेटा देखो, जैसे y इज इक्वल टू fx होता है तो x क्या होती है? उसकी डोमेन होती है। वैसे ही यहाँ पे Fn दिया है, Fn, तो बेटा n आपकी क्या होगी? यहाँ पे डोमेन होगी। तो डोमेन देखो क्या दी है बेटा, देखो इस फंक्शन की डोमेन क्या है? a है। ध्यान से देखो बेटा, इस फंक्शन की डोमेन क्या है? a है। और a आपकी क्या है? 9, 10, 11, 12, 13। तो बेटा अगर हम इसकी डोमेन का पहला वैल्यू डालें, जैसे F9 लिखे, तो F9 का रिजल्ट क्या कह रहा है? F9 का रिजल्ट है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, यानी कि 9 का आपको हाईएस्ट प्राइम फैक्टर करना है। पहले 9 क्या फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो 9 के फैक्टराइजेशन होंगे 1 into 3 into 3, तो उसमें इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? वो 3 होगा। तो F9 की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। उसी तरीके से बेटा आप फिर से Fn लिखिए, और आपका अगला n क्या होगा? डोमेन का, वो 10 है, तो F10 लिखेंगे तो उसका रिजल्ट क्या है? ध्यान से पढ़िए, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10। तो 10 क्या फैक्टर कर लीजिए, तो आएगा 1, 2, 5। इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? 5। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? 5। उसके बाद बेटा ऐसे ही काम आप करते चले जाइए, फिर आप F11 के लिए करिए, तो 11 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 into 11 यानी कि 11। फिर आप F12 का करिए, ठीक है ना? 12 क्या होगा? 2 into 2 into 3, तो उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3। फिर आप F13 करिए, तो उसका 1 into 13, तो उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? 13। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि अब आप अपना रिजल्ट लिख लीजिए कि इसका आंसर क्या है? 3, इसका आंसर क्या है? 5, इसका आंसर क्या है? 11, इसका आंसर क्या है? 3, इसका आंसर क्या है? 13। तो बेटा इसकी हमको रेंज निकालनी थी, तो रेंज में कौन से एलिमेंट आए हैं? जब आपने डोमेन की वैल्यूज पुट की है 9, 10, 11, 12, तो वैल्यूज आपकी निकल के जो आती हैं उसी को रेंज कहते हैं। दैट इज 3, 5, 11 और 13। तो रेंज आपकी आ गई बेटा 3, 5, 11, 13। और अगर ना समझ में आया हो तो उनको बताओ, काफी इजी क्वेश्चन था। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसको रफ कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग फिर जल्दी से क्लास ओवर कर देंगे। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ, और किसी बच्चे को कोई, अच्छा ये गुड, ये ओके, ये एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे कर लें, ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन है a इज इक्वल टू log 1812। क्वेश्चन है a इज इक्वल टू log 1812, b इज इक्वल टू log 5424, then find value of ab plus 5 times a minus b is, ओके तो बताइए भाई इसका आंसर। ये जिसने पूछा था मैं उसका नाम मिस कर गया, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों को करना है, आंसर निकालिए भाई। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो a लिया है उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो a आपका क्या है? a आपका है log 18 अपॉन log 12, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो
तो 18 को आप लिखेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और 12 को आप लिख लीजिए 4 3 या 12, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3। यहाँ 2 और 3 है, बेस 2 आप ले लीजिए, ऊपर नीचे बेस 2 लगा दीजिए आप। फिर log a इंटू बी की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो ये log 2 प्लस log 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर बाहर निकल आएगा और log 2 टू 1 हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा, इसमें आप लगा दीजिएगा log a इंटू बी, जब आप लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस log 2 2 आएगा प्लस log 3 स्क्वायर बेस 2 आ जाएगा, स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए तो log 3 2 हो जाएगा, होल डिवाइड बाय 2 प्लस log 3 2। ओके, ये मैंने कर लिया यहां तक। उसके बाद आप क्या करिए, b को सिंप्लीफाई करिए। b आपका है log 54 24। तो आप ऐसा करिए कि इसको लिख दीजिए, log 54 अपॉन log 24। इसको आप इस तरह से लिख दीजिए। 54 का मतलब क्या हुआ, 54 को ब्रेक करिए। 54 का मतलब हुआ 2 इंटू 3 का क्यूब, इसका मतलब ये हुआ, होल डिवाइड बाय, और 24 हुआ 2 इंटू 3, इसको बेस 2 पे कर दीजिए। अब इसको log a इंटू बी की प्रॉपर्टी से ओपन कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 log 3 2 होल डिवाइड बाय 3 प्लस log 3 2, ये बन गया। अब आप क्या करिए, लेट कर लीजिए, जो log 3 टू द बेस 2, इसको आप t मान लीजिए। सर इसको आप डिनोमिनेटर में सर log 2 टू द पावर 3 सर क्यों लिखा है आपने 24 में? 8 3 या 24 होता है बेटा, इसलिए लिखा 24 को मैंने ऐसे। अच्छा 8 सर 3 या ठीक है। 24 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 8, और 8 इंटू 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। और ऊपर नीचे हम मनचाहा बेस लगा सकते हैं, तो बेस हमने 2 लगा दिया ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। 3 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 2 ज्यादा आसान लग रहा था वो लगा दिया। अब log 3 2 को आप t मान लीजिए, क्योंकि वो दोनों ऊपर और नीचे दोनों इक्वेशंस में आ गया है। तो बेटा यहाँ पर a की वैल्यू बन जाएगी, a की वैल्यू थी ना 1 प्लस 2 log बेस 3 2, तो 1 प्लस 2t हो जाएगी अपॉन 2 प्लस t हो जाएगी, ये a की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली बेटा आप b की वैल्यू लिख लीजिए, b की वैल्यू है 1 प्लस 3 log 3 बेस 2, यानी कि 1 प्लस 3t अपॉन 3 प्लस t हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया। अब बेटा यहां से दोनों जगह से आप क्या करिए, t को एलिमिनेट कर लीजिए। आप यहां से भी t की वैल्यू निकाल लीजिए और नीचे से भी t की वैल्यू निकाल लीजिए। जब बेटा यहां से t की वैल्यू निकालेंगे तो वो ये आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सिंप्लीफाई करिए, तो यहां से बेटा t की वैल्यू आएगी 3b माइनस 1, नहीं 3a। ओके, मेरे को सिंप्लीफाई कर लूं अपने आप से, वेट करो। तो यहां से आएगी t की वैल्यू आएगी 3b माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2, और यहां से t की वैल्यू आएगी a वाले एक्सप्रेशन से 2a माइनस 1 अपॉन 2 माइनस, या अब ये बेटा दोनों ही t है, तो ये दोनों ही t है तो उनको आपस में इक्वल कर लीजिए। ये दोनों ही t हैं तो इनको आपस में इक्वल कर लीजिए। जब इनको आपस में आप इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा 3b माइनस 1 अपॉन 3 माइनस b इज इक्वल टू 2a माइनस 1 अपॉन 2a माइनस a, ये आ गया। अब बेटा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो प्रूफ करना है वो वाला टर्म अपीयर हो जाएगा और उसकी वैल्यू आपको 1 दिखाई देगी। तो आपको जो प्रूफ करना था इसका आंसर आ गया, इसका आंसर 1 है। जो प्रूफ करना था इसका आंसर 1 है, वो मैं निकाल चुका हूं। ये किसका डाउट था, वो बच्चा है यहाँ पर?
पता नहीं कौन पूछ के चला गया ऑप्शन 2। तो मैंने ये इसको भेज दिया था टेलीग्राम पे। ओके, तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है? ओके, सहज ये आपका डाउट था क्या? यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग को जो बेटा इनइक्वालिटीज भी आप लोग को मैंने ढंग से क्लियर करवा दी है। और अगर आप स्कूल एसएसबी वाले बैच के होंगे तो आपको मैथमेटिकल इंडक्शन भी आता है, रेगुलर बैच में भी मैं कराऊंगा। और सेट थ्योरी आपको आती है। रिलेशन एंड फंक्शंस के भी क्वेश्चन अब आपको काफी हद तक आते हैं। तो अब टाइम ओवर हो चुका है, हम लोग आज की क्लास ओवर कर रहे हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम पे भेजिए, फिर आपकी कल क्लास है तो मैं उसमें देख लूंगा, डिस्कस कर दूंगा, फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके, किसी को और कोई डाउट हो तो हमसे सब तक पूछ सकता है, किसी को कुछ और पूछना हो तो। मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की भेज दूं? यस बेटा, क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की आवाज बोलो बेटा, जोर से बोलो, आवाज समझ में नहीं आ रहा है। सर मैथमेटिकल इंडक्शन की भेज दूं? ये पूछना है। मैथमेटिकल इंडक्शन आपको सिर्फ एनसीईआरटी से करना है बेटा? हाँ सर, मैंने कर लिया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। ओके, और किसी को कोई पूछना है तो भले पूछ लें, वरना क्लास अब ओवर हो चुकी है। ठीक है बच्चों, ओके।